जय महाकाल दोस्तों। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एसएससी सीएचएसएल 2024 का रीजनिंग का एनालिसिस, जो कि हमारा 2 जुलाई 2024 को दोपहर 2:30 बजे से लेकर दोपहर 3:30 बजे तक की शिफ्ट में हुआ था, जो कि 2 तारीख की हमारी तीसरी शिफ्ट थी। कौन सी शिफ्ट थी? तीसरी। और ये एसएससी सीएचएसएल 2024 का 7वां वीडियो है। इससे पहले भी 6 वीडियो और आ चुके हैं जो कि हमारे चैनल पर डले हुए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप एक बार उन वीडियो को भी देख लें, जिससे आपके जितने भी डाउट होंगे ना वो सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या है इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक गारंटी देते हैं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा और अच्छे से देख लेते हैं तो आपको रीजनिंग पढ़ने के लिए किसी भी कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसमें आपकी एसएससी सीएचएसएल एमटीएस और एसएससी के जितने भी एग्जाम है ना वो आपके निकल जाएंगे केवल इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, ये हमारी पक्की गारंटी है, क्योंकि इस बार हमें आप लोगों की एसएससी में नौकरी लगवानी है। तो हम चाहते हैं कि इस बार आपके रीजनिंग में 25 में से 25 कितने 25 में से 25 नंबर आने चाहिए आपके, बिल्कुल, क्योंकि एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है रीजनिंग में। तो चलिए हम बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है हमारा आज का, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। हमारे पास एक श्रृंखला दी हुई है। ठीक है, इस श्रृंखला में हमें बताना है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहले तो हम श्रृंखला लिखते हैं। हमारी श्रृंखला है सबसे पहले 27, 32, 42, 47 और 57। उसके बाद है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। अब हम देखते हैं यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है। इन दोनों में अंतर है 5 का। 27 में जब 5 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 32। अब 32 में और 42 में अंतर है हमारा +10 का। 32 में जब हम 10 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 42। 42 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 47। 47 में जब हम 10 जोड़ते हैं तो हमें मिल जाता है 57। अब हम क्या देखते हैं यहाँ क्या वो लग रहा है नियम। तो नियम लग रहा है +5 +10 +5 +10। तो फिर यहाँ पे आएगा अब प्लस का 5। ठीक है, कितना आएगा +5। और जब +5 हम 57 में जोड़ेंगे, 57 में जैसे ही हम +5 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 62, यानी कि 62 हमारा उत्तर हो जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 1 में मिल रहा है 62। ठीक है, यहाँ पर 162 नहीं है, यहाँ पर अपना केवल 62 अकेला है। ठीक है, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इसीलिए 162 हो गया है, क्योंकि इसका उत्तर 62 अकेला ही है। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न 4 अक्षर समूहों में से 3 अक्षर समूह एक निश्चित प्रकार से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। मतलब कि ये जो 4 हमें ऑप्शन दिए हैं ना, ये चारों में से 3 किसी न किसी प्रकार से समान है और एक अलग है। इसमें से जो अलग है ना हमें केवल उसी की पहचान करना है। जब भी ऐसा सवाल मिलता है तो हम क्या करेंगे, ये जो हमें ऑप्शन दिए ना इनके हम सबसे पहले क्रम लिखेंगे। किस अक्षर का कितना क्रम होता है वर्णमाला के अकॉर्डिंग। सबसे पहले ई का देखेंगे। ई का हमारे पास हो गया 5, एम का हमारे पास हो गया 13, एस का हमारे पास हो गया 19। ठीक है, अब टी का क्रम ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे तो टी का क्रम होता है हमारे पास 20, बी का क्रम होता है 2, जी का क्रम होता है 7। अब हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर 3 की। सी का क्रम हो गया हमारे पास 3, के का क्रम हो गया 11 और पी का क्रम हो गया हमारे पास 16। अब चौथा ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर 4, एल का क्रम 12, टी का क्रम 20 और बाई का क्रम 25। ठीक है, इस तरीके से हम इनके क्रम लिख लेंगे। अब क्रम लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इनमें देखेंगे क्या नियम लग रहा है। तो 5 और 8 में सबसे पहले देखेंगे, 5 में जब हम 8 जोड़ेंगे तो हमारे पास 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 13। और 13 में जब हम 6 जोड़ते हैं, 13 में जब हम 6 जोड़ेंगे तो हमें 19 मिल जाएगा। इसी प्रकार यहाँ देखेंगे 20 में, चूँकि ABCD हमारी 26 तक यानी कि Z तक होती है, तो टोटल अक्षर 20 और 2 में अंतर हो जाएगा अपना 8 का, क्योंकि ABCD जो है ना वो Z तक है, Z के बाद फिर A से शुरू हो जाएगी। तो और 2 और 7 में अंतर है हमारा 5 का। कितने का अंतर है 5 का। अब इसमें देखेंगे हम 3 और 11 में अंतर है हमारा प्लस का 8, 11 और 16 में अंतर है प्लस का 5, 12 और 20 में अंतर है प्लस का 8, 20 और 25 में अंतर है प्लस का 5। अब हमें सीधा सीधा दिखाई दे रहा है यहाँ सबसे अलग कौन है। सबसे अलग है हमारा पहला वाला ऑप्शन, क्योंकि इसमें 8 और 6 है, बाकी में 8 और 5 है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, EMS ऑप्शन नंबर 1, तीनों से अलग है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एक निश्चित कूट भाषा में INDULGE को 48 लिखा जाता है और PURGE को 24 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में PONY को क्या लिखा जाएगा। क्या लिखा है हमारा PONY को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ क्या है, IN, इसको लिखेंगे हम INDULGE और E। इसको क्या दिया है इन्होंने, इसको लिखा है इन्होंने 48। सबसे पहले हम देखेंगे टोटल अक्षर इसमें हमारे कितने हैं। टोटल अक्षर 1 2 3 4 5 6 और 7। अब 48 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल अक्षर 7 हैं, इन 7 अक्षरों में 1 घटाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 6 और 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 8। इस तरीके से हमारा आ गया 48। मतलब कि जितने भी हमारे पास अक्षर है ना उसमें से 1 कम करेंगे और 1 जोड़ के गुणा कर देंगे।
ठीक है। अब देखेंगे हम इसका, इसमें हमारे टोटल कितने अक्षर हैं, इसमें टोटल अक्षर है हमारे पास 5, कितने हैं 5। इसमें एक कम करेंगे तो हमारे पास आ गया 4, एक जोड़ेंगे तो हमारा आ गया 6, इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारा हो गया 24 जो कि हमें दिया है। अब बात करेंगे हम PONY की, तो PONY में टोटल अक्षर कितने हैं, टोटल अक्षर हैं 4, ठीक है। टोटल अक्षर कितने हैं 4, इसमें से एक कम करेंगे तो हमारा हो गया 3, एक जोड़ेंगे तो हमारे पास हो गया 5, इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 15, कितना मिल जाएगा 15। तो 15 हमारे ऑप्शन नंबर 1 में है जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसमें हमें दिमाग लगाना है और इसको सॉल्व करना है। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, विकल्पों में दी गई उस आकृति को पहचानिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। तो इसमें हमारे पास क्या है, 4 आकृतियाँ दी हैं, 1 2 3 और 4। उसके बाद प्रश्न चिन्ह है, हमें अगली आकृति निकालना है जिसमें हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। चारों ऑप्शनों की सहायता से हमको देखना है अगली आकृति हमारी कौन सी होगी। सबसे पहले देखेंगे ये जो एरो का निशान है ऊपर, पहले तो इधर है, फिर ये एंटीलॉक, देखो ऐसे जब हम बनाएंगे इसको तो एरो पहले हमारा हैगा इधर, ठीक है 12 पर। यहाँ हम घड़ी मान लेते हैं 12 3 6 और 9, इस तरीके से घड़ी में काट होते हैं। सबसे पहले एरो हमारा हैगा यहाँ, फिर एरो आ गया इस साइड, फिर एरो पहुँच गया इधर, फिर एरो आ गया इधर। तो अब आप खुद बताएंगे घड़ी के अनुसार हमारा एरो चल रहा है, तो अब एरो कहाँ पहुँच जाएगा, अब एरो फिर से पहुँच जाएगा 12 पर, यानी कि पहली वाली पोजीशन पर जो हमारी पहली आकृति है बिल्कुल वैसी ही हमारी आकृति बनेगी, और बिल्कुल वैसी ही आकृति हमारे पास है ऑप्शन नंबर 1 में। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, एक निश्चित कूट भाषा में टिफिन इज हैवी को CTQML भी लिखा जाता है और हैवी वेट गेन को RX/BCT लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में हैवी को कैसे लिखा जाएगा। जब भी आपको ऐसा सवाल मिलता है तो हम देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है। इधर हमारे पास कॉमन है हैवी, ठीक है, इधर भी हमारे पास क्या कॉमन है, हैवी। जब दोनों साइड हमारा हैवी कॉमन है तो इसके बराबर में देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है। इसके बराबर में कॉमन आ रहा है हमारा CT कॉमन है इसमें, और इसमें CT कॉमन है। तो हैवी के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, हैवी के लिए हमारे पास हो जाएगा CT, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, दी गई श्रृंखला में निम्न में से कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो सबसे पहले हम श्रृंखला को देखेंगे। श्रृंखला है हमारी, ठीक है, श्रृंखला क्या है हमारी 12, उसके बाद है 24, माफ़ करना 26, 26 के बाद है हमारे पास 54, 54 के बाद है हमारे पास प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक के बाद है 222, कितना है 222, 222 के बाद है 446। इस प्रकार से हमारी ये श्रृंखला दी है। हमें इस श्रृंखला में देखना है प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। तो हमें दिखाई दे रहा है पहली संख्या है 12, 12 और 26, 12 का हम करेंगे 2 गुना और उसमें हम 2 जोड़ देंगे तो हमारे पास 26 आ जाएगा, क्योंकि 12 × 2 करेंगे तो हमारे पास हो गया 24, 24 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा हो गया 26। इसी प्रकार 26 × 2 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 52, और 52 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 54, ठीक है। इसी प्रकार अब इसमें देखेंगे 54 में जब हम 2 का गुणा करेंगे तो हमारा हो गया 108, 108 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 110, कितना आ जाएगा 110, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अब हम आगे अगर वेरीफाई करना चाहें तो उसको भी वेरीफाई कर लेंगे। अब 110 का हम करेंगे डबल, ठीक है, 110 का हम करेंगे डबल और उसमें 2 जोड़ देंगे तो 110 × 2 बराबर 220, और यहाँ हो गया हमारा 222, कितना हो गया 222, जो कि हमारी अगली संख्या है। अब 222 × 2 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 444, और जब इसमें 2 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 446, कितना आ जाएगा 446, जो कि अगली संख्या है। इस तरीके से हमारा ये नियम बिल्कुल सही लागू हो रहा है और ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, 3 कथनों के बाद 1 2 3 क्रमांकित निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको इन कथनों को सत्य मानना होगा, चाहे वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होते हैं। यानी कि हमारे पास 3 कथन दिए हैं, चाहे वे गलत हो चाहे सही हो, लेकिन हमको उनको सही मान के चलना है। और उसके बाद हमें इन 2 निष्कर्षों को देखना है, ये सही है या गलत है। तो सबसे पहले देखेंगे, पहला कथन है हमारा, कुछ बोतलें कलम है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे बोतल, ठीक है, ये हमारे पास हो गई बोतल, बोतल है ना। तो बोतलों का इतना इतना हिस्सा क्या हो गया हमारे पास, इतना हिस्सा हो गया हमारे पास कलम, ठीक है, इतनी बोतलें हैं और इतना हिस्सा इसका हो गया कलम का। अब हम देखेंगे सभी कलम मेज हैं, यानी कि ये जितनी भी कलम है ना, अभी हम दूसरा कलर लेंगे इसमें, सभी कलम जो है ना वो हमारी क्या हो गई, वो हमारी हो गई मेज। तो ये वाला पोर्शन हो गया हमारा मेज का, ठीक है। अब अगला कथन देखेंगे, सभी मेज गिलास हैं। तो सभी मेज जो है ना, यानी कि यहाँ से फिर से हम शुरू करेंगे, सभी मेज हमारे क्या हो जाएंगे, गिलास हो जाएंगे, सभी मेज हमारे गिलास हो गए, एक कथन कह रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं निष्कर्ष। तो पहला निष्कर्ष है कुछ गिलास बोतलें हैं। तो इसमें हम देखेंगे गिलास हमारे पास ए है और बोतल है हमारे पास यहाँ। तो चूंकि यहाँ इतना इतना हिस्सा पूरा कॉमन है गिलास का और बोतल का, तो पहला कथन हमारा हो जाएगा सही, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा कथन,
दूसरा निष्कर्ष देखेंगे, कुछ कलमें गिलास हैं, तो कलम हमारी कौन सी हैं, इस सेकंड वाली जो थी ना हमारी, सेकंड वाली हमारी क्या है, कलम, और सेकंड वाली कलम है तो गिलास हमारा ए है। चूँकि गिलास के अंदर कलम है तो वो पूरी कलम गिलास के अंतर्गत आ जाएंगे, लेकिन पूरी कलम गिलास के अंतर्गत आ जाएंगी तो हमारा इतना इतना हिस्सा क्या हो जाएगा, गिलास, इतना इतना हिस्सा क्या हो जाएगा हमारा, गिलास, यानी कि गिलास इतनी कलम जो है ना वो हमारी गिलास हो जाएंगी। ठीक है, तो हमारा दूसरा ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, यानी कि निष्कर्ष हमारा दूसरा बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे दोनों निष्कर्ष कथन के अनुसार हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 दोनों निष्कर्ष हमारे कथन के अनुसार हैं, बिल्कुल सही हैं। ठीक है, इस तरीके से होगा। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्न समीकरण में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस समीकरण को लेंगे और इसमें चिन्हों को आपस में बदलेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया है, सबसे पहले दिया है 90, 90 के बाद गुणा है, गुणा को हमें बदलना है भाग में, भाग करेंगे हम 2, उसके बाद माइनस है, माइनस को हम बदलेंगे प्लस से, प्लस 43, और उसके बाद प्लस है, प्लस को बदलेंगे हम माइनस से, माइनस 7, और भाग है, भाग को बदलते हैं हम गुणा से। ठीक है, इस तरीके से हम चिन्हों को बदलेंगे और उसके बाद सबसे पहले हम करेंगे भाग को हल। जैसे ही हम भाग को हल करेंगे तो 90 में हम 2 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45। कितना आ गया, 45, प्लस का ए हो गया हमारे पास 43, और गुणा करेंगे तो 7 और 7 का गुणा करने पर आएगा 49। कितना आएगा, 49। अब 45 और 43 को जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 88। कितना हो जाएगा, 88। इसमें से 49 घटाएंगे हम, 49 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 39 बचेगा। 49 घटाएंगे हम 88 में से तो हमारे पास 39 बचेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार दिए गए समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं। 26, 38 और 128, 42, 19 और 122, यानी कि इन दो संख्याओं में जो नियम लग रहा है वही नियम हमारा इन चारों ऑप्शनों में से किस संख्या में लगेगा, यानी कि किस ऑप्शन में लगेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे 26, 38 और 128 में क्या नियम लग रहा है। तो सबसे पहले हम 26 और 38 इन दोनों को क्या करते हैं, इन दोनों को हम जोड़ते हैं। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 64। 64 इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 128। ठीक है, दोनों को जोड़ के 2 से गुणा करेंगे। दूसरे वाले को देखेंगे 42 प्लस 19 करेंगे हम और 2 का गुणा करेंगे। 42 और 19 हमारे पास हो गया 61। 61 में 2 का गुणा करेंगे तो हमारे पास आ गया 122। ठीक है, तो अब हमें देखना है ये नियम हमारा किन संख्याओं में लग रहा है, यानी कि किस ऑप्शन में लग रहा है। सबसे पहले 25 और 36 को हम जोड़ते हैं। तो 25 और 36 को जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है 61। कितना प्राप्त होता है, 61। इसमें जब हम 2 का गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 122, लेकिन यहाँ 183 दिया है तो ये गलत हो जाएगा। अगला देखेंगे हम 71 और 9। 71 और 9 हो गया हमारा 80। कितना हो गया, 80। 80 को जब हम डबल करेंगे तो हमारा हो गया 160। चूँकि यहाँ 320 है, ये भी गलत हो जाएगा। अगला देखेंगे 33 और 23। 33 और 23 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 56, यानी कि 56। इसका जब हम डबल करेंगे, जब डबल करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 112। कितना हो जाएगा, 112। तो हमारा फिर ऑप्शन नंबर 3 हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, इस तरीके से हमें इसको देखना है। अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, यदि ए का अर्थ है भाग, बी का अर्थ है गुणा, सी का अर्थ प्लस और डी का अर्थ है माइनस, तो निम्न में से किसका परिणाम 233 होगा। ये 4 हमारे पास ऑप्शन दिए हैं, हमें ये चेक करना है एक चिन्हों को लगा कर कि किसका अर्थ 233 होगा। तो ये सवाल जो है ना वो आप लोगों के लिए होमवर्क है। इस सवाल को आप लोग घर पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। जो भी उत्तर होगा आपका वो हमें आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है ये सवाल। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एक निश्चित तर्क के आधार पर 45 का संबंध 90 से है, उसी तर्क के आधार पर 65 का संबंध 140 से है। समान तर्क के आधार पर निम्न में से किसका संबंध 105 से है। अभी पिछला सवाल जो किया था वही सेम सवाल आ गया। तो देखेंगे 45 को हम करते हैं डबल, तो हमारे पास हो गया 90। 90 में हम जोड़ेंगे 10। कितना जोड़ेंगे, 10, तो हमें मिल जाता है यहाँ पर 100। ठीक है, अगला है हमारा 65। 65 को भी जब हम डबल करेंगे तो हमें मिलेगा 130। 130 में जब हम 10 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 140। कितना मिलेगा, 140। तो फिर हम जब 105 निकालना है तो 105 का जब हम डबल करेंगे तो हमें मिलेगा 210। कितना मिलेगा, 210। 210 में जब हम 10 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 220। कितना हो जाएगा, 220, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि इसमें 210 भी दिया है तो 210 नहीं होगा हमारा। कुछ बच्चे इसमें 210 भी लगा सकते हैं, इसीलिए उसने ऑप्शन में 210 भी दे के रखा है। ठीक है, अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो हमारी वर्णमाला के अकॉर्डिंग श्रृंखला दी है। सबसे पहले हमें देखना है कि प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा।
तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑप्शनों को देखेंगे। ऑप्शन का पहला अक्षर अगर सेम होता है तो फिर हम चारों को वेरीफाई करते हैं। अगर सेम नहीं होता है तो हम केवल पहले अक्षर से ही देख लेंगे। अगर चारों ऑप्शनों में अलग अलग है तो हम फिर पहले अक्षर से ही देख लेंगे और फिर हमारा वही सही हो जाएगा, फिर हमें पूरा देखने की ज़रूरत नहीं है इसमें। सबसे पहले क्या देखेंगे हम, बाई का क्रम होता है हमारे पास 25, कितना होता है 25। सी का क्रम कितना होता है हमारे पास 3, जी का क्रम होता है 7, के का क्रम होता है 11। अब 25 और 3 में अंतर होता है 4 का, कितने का अंतर है 4 का। 25 के बाद आएगा 26, 25 के बाद कितना आएगा 26, 26 के बाद ABCD फिर से शुरू हो जाएगी तो 1 2, ठीक है, इस तरीके से। तो 25 और 3 में अंतर हो गया हमारा 4 का, 3 और 7 में भी अंतर हमारा 4 का, 7 और 11 में भी अंतर 4। तो फिर 11 में कितने जोड़ेंगे हम, 11 में हमें 4 और जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 15। 15 पे अक्षर आता है हमारा ओ, क्या आता है ओ। तो फिर हम देख लेंगे किस ऑप्शन में हमारे पास ओ आ रहा है। ओ केवल ऑप्शन नंबर 1 में मिल रहा है तो ऑप्शन नंबर 1 को फिर हम टिक कर देंगे, फिर हम तीनों को चेक नहीं करेंगे, ठीक है। ओ पहले पर अगर और किसी ऑप्शन में भी होता तो हम ट्राई करते। अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, एक निश्चित कूट भाषा में A प्लस बी का अर्थ है A बी की माँ है, A माइनस बी का अर्थ है A बी का भाई है, A इंटू बी का अर्थ है A बी के पिता है और A भाग बी का अर्थ है A बी की बेटी है। तो उपरोक्त के आधार पर यदि A इंटू बी माइनस सी प्लस डी डिवाइड ई है तो ई का ए से क्या संबंध है। सबसे पहले इस सवाल में हम करेंगे आगे के दो को सॉल्व। A इंटू बी, इंटू का अर्थ देखते हैं A बी के पिता है, तो यहाँ भी A हो जाएंगे हमारे, A बी के पिता हैं, कौन है पिता, तो A हमारे प्लस हो जाएंगे और A हमारे लिख देंगे हम यहाँ पर पिता, ठीक है। अब माइनस देखेंगे B माइनस सी, तो माइनस का अर्थ होता है भाई, यानी कि B C का भाई है, तो B हो जाएगा प्लस, B C का भाई है, ठीक है। अब देखेंगे C प्लस D, प्लस का अर्थ है A B की माँ है, तो हमारा अब हो जाएगा C इसकी माँ हो गई D की, तो C माँ हो गई हमारी D की। जब माँ है तो माइनस हो जाएगा, तो C D की कौन हो गई, C D की हो गई माँ, ठीक है। अब देखेंगे D इंटू डी डिवाइड ई, डिवाइड का अर्थ है हमारे पास बेटी है, A B की बेटी है, तो हमारी A B की बेटी है तो D है ना वो E की बेटी हो जाएगी। D की माँ कौन है C, और E की भी बेटी है तो हमारा E पहुंच जाएगा यहाँ पर, ठीक है। D E की बेटी है तो D को कर देंगे हम माइनस और यहाँ हो जाएगा बेटी, क्या हो जाएगा बेटी। अब आप ये बताओ D की माँ जब C है और D E की भी बेटी है तो E फिर प्लस हो जाएगा ऑटोमेटिक, यानी कि E पिता हो जाएगा D का। E पिता होगा तो E और C हो जाएंगे दोनों पति पत्नी, कौन हो जाएंगे पति पत्नी। तो अब क्या कह रहा है, E का A से क्या संबंध है, तो E का A से संबंध दिखाई दे रहा है हमें। A का पुत्र कौन हो गया B, B की बहन कौन हो गई C, तो A की पुत्री हो गई C, A की पुत्री C हो गई। E के लिए A हो जाएंगे पत्नी का पिता और A के लिए E हो जाएंगे बेटी का पति, कौन हो जाएगा बेटी का पति, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न आकृतियों में एक कागज़ को मोड़ने के क्रम और आखिर में उसमें छेद करने के तरीके को दर्शाया गया है। खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। एक हमारे पास ऐसा कागज़ है, ठीक है, इस तरीके का एक कागज़ है, इसको यहाँ से फोल्ड कर दिया है, ये वाला फोल्ड कर दिया है और फोल्ड के बाद एक ऐसा निशान बनाया है और एक ऐसी लाइन खींची है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से फोल्ड है ये कागज़, ठीक है, यहाँ से फोल्ड है तो इसमें केवल एक लाइन खींची है ए वाली, तो ए सेंटर से दूरी पर है तो फिर ऑटोमेटिक इसमें डबल लाइन हो जाएंगी। डबल लाइन चूँकि ऑप्शन नंबर डी में है तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति उसके एक भाग के रूप में निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। अब हमें देखना है कि हमारा जो सवाल है ना, इसमें जो आकृति दी है तो ये आकृति हमारी किस ऑप्शन में मैच कर रही है। तो हमें दिखाई दे रहा है ये हमारे ऑप्शन नंबर 1 में मैच कर रही है पूरी तरीके से। किस ऑप्शन में मैच कर रही है, ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या है, ए वाला गोला है, उसके बाद ए लाइन है, तो ए गोला और ए लाइन इसमें भी है, लेकिन यहाँ इसमें इस तरीके से है और इसमें ऐसी लाइन है, बस इन दोनों का अंतर हो गया इसमें, ठीक है। तो फिर हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा और 2 गलत हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाए अनुसार दर्पण को एम एन पर रखने पर बनेगा। हमारा खड़ा हुआ दर्पण है, खड़ा दर्पण है तो सबसे पहले हम एरो के निशान को देखेंगे। ये हमारे पास जो एरो है ना, ये एरो हमारा इस साइड आ जाएगा, राइट वाला पोर्शन हमारा लेफ्ट में पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑप्शन नंबर 3 में केवल एरो है ना, उसकी दिशा बदली हुई है दर्पण के हिसाब से, ठीक है, बाकी सब में गलत दिशा दी हुई है एरो की, इसीलिए हम कह सकते हैं हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है ना वो बिल्कुल सही उत्तर होगा इसका। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति निहित है लेकिन घूर्णन की अनुमति नहीं है।
तो इस प्रश्न में भी हम देखेंगे, इस प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। क्योंकि ए इसमें जो आकृति बन रही है ना, वही सेम आकृति ऑप्शन नंबर 3 में बन रही है। देखो यहाँ से यहाँ हमारा एक ए दिया है, एक ए दिया है, ठीक है। उसके बाद स्टार है और उसके बाद ऐसी लाइन है। तो इस तरीके से, और इसमें ए वाली लाइन भी दी है, ए वाली। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर 3 प्रश्न की आकृति से मैच कर रहा है, ठीक है। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर ETHICS को ABDKYU से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार CUSTOM यानी कि कस्टम YWOVKO से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण किससे संबंधित है? सवाल इसमें गलत हो गया। जैसे कह रहा है समान तर्क का अनुसरण करते हुए, क्या समान तर्क का अनुसरण करते हुए प्रिंसिपल्स किससे संबंधित है, ठीक है। इस तरीके से सवाल होगा। तो जब भी ऐसा सवाल आए तब हमें इनके क्रम लिखना है और क्रम के आधार पर हम देखेंगे क्या नियम लग रहा है। तो एथिक्स का हम क्रम लिखेंगे। ई का क्रम होता है हमारे पास 5, टी का क्रम हो गया 20, एच का क्रम हो गया 8, आई का क्रम हो गया 9, आई का क्रम कितना हो गया 9, सी का क्रम 3, एस का क्रम हो गया हमारे पास 19, ठीक है। इसका संबंध किससे है? ए भी डी से। ए का क्रम 1, बी का क्रम हो गया हमारे पास 22, डी का क्रम हो गया 4, के का क्रम हो गया 11, वाई का क्रम हो गया 25 और यू का क्रम हो गया 21, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है, माइनस का 4 हो रहा है। कितना हो रहा है? 5 और 1 में अंतर आ रहा है, माइनस का 4। 20 और 22 में हो गया हमारा प्लस का 2। कितना हो गया? प्लस का 2। 8 और 4 में अंतर आ गया, माइनस का 4। 9 और 11 में चला गया हमारा प्लस का 2। 3 और 25 में अंतर आएगा, माइनस का 4। 19 और 21 में अंतर जाएगा, प्लस का 2। अब ये जो नियम लग रहा है वही नियम हमारा इन दोनों में भी लगेगा। हम चेक नहीं करेंगे, टाइम अपना ख़राब नहीं करेंगे, हम केवल प्रिंसिपल्स में देख लेंगे और सीधा का सीधा हम उत्तर लिख देंगे इसका, ठीक है, प्रिंसिपल। तो हम अब देखते हैं -4 और +2 कितना, -4 और +2 का नियम हमें लगाना है इसमें। तो पी का क्रम होता है हमारे पास 16। कितना क्रम होता है पी का? 16। 16 में से जब हम 4 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 12 और 12 पे हमारा होता है एल। क्या होता है? एल। आर का क्रम होता है हमारे पास 18। 18 में 2 जोड़ेंगे तो हो गया 20। 20 पे हमारा आएगा टी। क्या आएगा? टी। आई का क्रम होता है कितना? 9। 9 में जब हम 4 घटाएंगे तो आएगा 5। 5 पे हमारा होता है ई। क्या होता है? ई। अब एन। एन का क्रम 14। 14 में 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो गया 16। 16 पे क्या होता है हमारा? 16 पे होता है हमारे पास पी, ठीक है। अब आएंगे सी पे। सी का क्रम 3। सी का क्रम कितना हो गया? 3। 3 में जब हम 4 घटाएंगे तो हमारे पास आ गया 22। सी में जब हम 4 घटाएंगे तो हमारे पास आ गया 22। अब आई। आई का क्रम 9। 9 में हम 2 जोड़ेंगे तो 11। 11 पे हमारा हो गया के। क्या हो गया? के। फिर से आ गया हमारा पी। पी का क्रम 16। 16 में जब 4 घटाएंगे तो 12। 12 पे हमारा हो गया एल, ठीक है। अब एल। एल का क्रम हमारे पास 12। 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14। 14 पे हमारा होता है एन। क्या होता है? एन। ई का क्रम 5। 5 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 1। 1 पे हमारा हो गया ए। एस का क्रम 19। 19 में हम 2 जोड़ेंगे तो 21। 21 पे हमारा होता है यू। इस तरीके से हमारा उत्तर हो गया LTEPYKLNAU। अब हम देखेंगे ए हमारा किस ऑप्शन में है। तो ए हमारा ऑप्शन नंबर 3 में है, ठीक है। LTEPYKLNAU। इस सवाल में आपको क्या है, एक एक अक्षर देखना है, क्योंकि सब में एक एक अक्षरों का अंतर है। तो आपकी ज़रा सी भी नज़र अगर चूकी ना तो आपका पूरा का पूरा उत्तर गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना है इस सवाल में। अब बढ़ेंगे हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह आएगा। फिर से हमारा वैसा ही सवाल आ गया। तो इस सवाल में भी हम देखेंगे क्या होगा हमारे पास। सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन में हमारे पास दोनों एक से हैं, तो फिर इसको हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। क्रम लिखेंगे। एन का क्रम हो गया हमारे पास 14, ठीक है। ओ का क्रम हमारे पास हो गया कितना? ओ का क्रम हो गया 15। प्रश्नवाचक के स्थान पर हमें पता नहीं है अभी क्या आएगा। टी का क्रम हो गया हमारा 20। कितना हो गया? 20। और एक्स का क्रम हो गया हमारा 24। एक्स का क्रम कितना हो गया? 24। अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ अंतर आ रहा है हमारा 1 का, ठीक है, और यहाँ अंतर आ रहा है 4 का। अब बीच में कितनी संख्याएं हैं? 2। यहाँ 1, 1 यहाँ 1 है तो यहाँ 4 है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ तो हमारा हो जाएगा प्लस का 2 और यहाँ हो जाएगा हमारा प्लस का 3। तो फिर आगे चल के हमारा प्लस का 4 ऑटोमेटिक होगा। तो जब 15 में हम 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ गया 17। क्या आ गया? 17। 17 में जब 3 जोड़ेंगे तो 20 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर होगा 17 और 17 पे हमारा अक्षर कौन सा होता है? 17 पे हमारे पास होता है क्यू। सबसे पहले क्या हो गया? क्यू। तो हमारे फिर 3 और 4 ऑप्शन दोनों गलत हो जाएंगे। इन दोनों को हम हटा देते हैं। उसके बाद देखते हैं हम अगली संख्या। अगली क्या है हमारी? डी। डी का क्रम हैगा 4। डी का क्रम कितना है? 4। फिर एफ। एफ का क्रम हमारे पास हो गया 6।
6, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह इसमें फिर आएगा। फिर हमारे पास हो गया एम, एम का क्रम हो गया हमारे पास 13, कितना हो गया 13। फिर आ गया आर, आर का क्रम हो गया हमारे पास 18। ठीक है, अब हम इनमें अंतर देखेंगे। इनमें हमारा अंतर आ रहा है 4 और 6 में अंतर हो गया। 4 और 6 में अंतर हो गया हमारे पास कितने का, 2 का। 2 का यहाँ हमको अंतर पता नहीं है और यहाँ भी अंतर नहीं पता, तो फिर यहाँ बढ़ेंगे। 13 और 18 में अंतर हो गया हमारा 5 का। बीच में फिर से 2 संख्याएँ आ गई, यहाँ 2 है यहाँ 5 है, तो फिर यहाँ हमारा 3 हो जाएगा और यहाँ 4 हो जाएगा। ठीक है, जब हम क्या 6 में जब 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9। तो 9 पे हमारा अक्षर होता है, 9 पे अक्षर होता है हमारा आई, क्या होता है आई, तो क्यू के बाद आ जाएगा हमारे पास आई, और क्यू के बाद आई हमारा केवल ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो गया। फिर हम आगे चेक नहीं करेंगे। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यदि 24 अगस्त 1932 को बुधवार था तो 11 सितंबर 1943 को सप्ताह का कौन सा दिन था। कैलेंडर का सवाल है। कैलेंडर का जब भी आपको ऐसा सवाल मिले तब आप क्या करना, इसमें 1943 है ना 11 सितंबर तक, तब आप 1943 में केवल 24 अगस्त तक का समय निकालना है हमें। यहाँ हम देखते हैं 24 अगस्त 1932, कितना 24 अगस्त 1932 से हमें 24 अगस्त 1943 तक चलना है। 1943 तक हमें चलना है सबसे पहले। तो यहाँ देखेंगे हमारा 24 अगस्त 1943 को कौन सा दिन था। ठीक है, तो फिर हम यहाँ से लेकर फिर हम सितंबर तक बढ़ेंगे। सबसे पहले हम 32 से 43 के बीच में देखेंगे कुल कितने विषम दिन हो जाएंगे। तो 32 और 43 में कितने वर्षों का अंतर हो गया, कुल अंतर हो गया हमारे 11 वर्षों का। ठीक है, 11 वर्ष ये हो गए। अब हम देखेंगे इनके बीच में लीप ईयर वाले हमारी कौन से सन आएंगे। तो लीप ईयर हमारा 32 था, वो तो उसकी फरवरी तो निकल चुकी है, तो अब एक आएगा हमारा 1936, क्या आएगा 1936, और एक आएगा हमारा 1940। तो एक दिन हमारे इन दोनों के भी एक्स्ट्रा हो जाएंगे इसमें, तो 2 दिन एक्स्ट्रा हमारे लीप ईयर के हो गए। तो टोटल हमारे पास विषम दिन हो जाएंगे 13। कितने हो गए विषम दिन 13। अब हम 24 अगस्त 1943 से 11 सितंबर 1943 तक चलेंगे। कहाँ तक, 11 सितंबर 1943 तक। तो चूँकि अगस्त में दिन होते हैं हमारे 31, कितने होते हैं 31, 24 दिन निकल चुके हैं। अब बचे हमारे पास 7 दिन। सितंबर में हमें 11 सितंबर तक चलना है, तो विषम दिन निकालने के लिए 7 का भाग लगाएंगे। 7 का भाग लगाएंगे तो एक बार भाग जाएगा, शेष बचेगा हमारे पास 4, जो शेष बचेगा वही हमारा विषम दिन हो गया। कितना हो गया 11। ठीक है, 11 विषम दिन हमारे पास आ गए यहाँ। अब टोटल विषम दिन हो गए हमारे पास 11 और 13, टोटल विषम दिन हो गए हमारे इन दोनों को जोड़ के 24। कितने हो गए 24 विषम दिन आ गए। अब 24 विषम दिन में से भी हम और विषम दिन निकालेंगे, तो 7 का लगाएंगे हम भाग। क्या करेंगे, 7 का लगाएंगे भाग। 7 का भाग लगाने पर जो शेष बचेगा अंतिम विषम दिन हमारे वही होंगे। तो 7 का 3 बार भाग जाएगा, 7 या 21, विषम दिन बचे हमारे पास 3। अब ये जो हमारे पास 3 बचे हैं ना, इनको हम बुधवार से आगे बढ़ा देंगे। बुधवार में जब हम 3 दिन जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा शनिवार, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बहुत ही आराम से आप लोगों को ये सवाल समझाया है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप एक बार फिर से इस वीडियो को देख लें या आप कमेंट में बताएं, तो आपको फिर और अच्छे से समझा देंगे इसका उत्तर। ठीक है, अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए। तो हमारे पास एक समीकरण दिया है और 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शनों में 2-2 संख्याएँ हैं और वो पूछ रहा है किन 2 संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए। तो हम ट्राई करेंगे एक को लेकर, पहले 3 और 5। तो सबसे पहले लेंगे हम 8 के बाद गुणा 7 प्लस 3, 5 की जगह हमें 3 लेना है, 3 की जगह 5, माइनस 5। ठीक है, प्लस करेंगे हम 40 में हम 23 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 2, और 2 में 6 का गुणा कर देंगे हम। ठीक है, माइनस का हो गया हमारे पास 69। अब ये हमारे पास हो गया 7 और 3 10, 10 में से 5 गए 5, 5 का गुणा 8 में करेंगे तो हमारा आ गया 40। कितना आ गया 40, प्लस हो जाएगा हमारे पास 12, माइनस का 69। यहाँ पर हमारा हो रहा है 40 और 12 52। ठीक है, माइनस का 69। 52 में से जब हम 69 घटाएंगे तो हमारा माइनस का आएगा 17। चूँकि यहाँ दिया है 44 और हमारा आ रहा है 17, तो हमारा फिर 3 और 5 हो जाएगा गलत। ठीक है, अब हम दूसरे ऑप्शन को ट्राई करेंगे 40 और 69 को। 40 और 69 को ट्राई करेंगे तो सबसे पहले लेंगे हम 8। ठीक है, 8 इंटू इसका करेंगे तो 7 और 5 12, 12 में से 3 जाएंगे तो हमारे पास आ गया 9, इसका मान हो गया 9।
प्लस 46 की जगह हमको लेना है 69, तो 69 में भाग 23 का लगाएंगे तो बचेगा हमारे पास 3, इंटू का करेंगे तो आएगा हमारे पास 6, माइनस 69 की जगह लेंगे हम 40, कितना लेंगे 40। अब 8 इंटू 9 करेंगे तो 8 इंटू 9 हो गया हमारा 72, 3 इंटू 6 करेंगे तो हमारा हो गया 18 माइनस का 46, ठीक है। 72 में जब हम 18 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 90, कितना हो जाएगा 90, 90 में से जब हम 40 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 44, कितना बचेगा 44, जो कि हमारा दिया है 44, तो 44 हमारा यानी कि 40 और 69 से आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से हमें चेक करना रहता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाए गए अनुसार दर्पण को MN पर रखने पर बनेगा। ये हमारा लेटा हुआ दर्पण है, यानी कि जल प्रतिबिंब। इसी प्रकार हमारा जल प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें क्या होता है, ये जो अक्षर है ना, ये अपनी जगह पर रहते हैं, बस ये क्या है नीचे के ऊपर हो जाते हैं, इनकी जो पोजीशन नीचे है वो पोजीशन ऊपर चली जाएगी। सबसे पहले देखेंगे हमारे पास क्या आएगा, के। सबसे पहले आएगा के, क्योंकि ए वाला जो के है ना वो हमारा इस दर्पण का है, ठीक है। किस दर्पण का है, खड़े दर्पण का, तो ए वाला हो गया गलत। दूसरा भी हमारा गलत, क्योंकि इसमें सी आ रहा है लेकिन हमें के चाहिए। अब बचे हमारे पास 3 और 4, के बिल्कुल सही है दोनों में, बी बिल्कुल सही है, ठीक है। अब बात करेंगे हम भी की। जब भी का पोर्शन भी हमारा फिर इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। खुला हुआ भाग नीचे आ जाएगा, बंद वाला भाग ऊपर चला जाएगा। क्योंकि इसमें भी में कोई चेंज नहीं है तो फिर ए हमारा गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, यदि शब्द डिक्शनरी के प्रत्येक अक्षर को वर्ण अनुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। सबसे पहले तो हम लिखेंगे डिक्शनरी को, यहाँ पर हमारे सामने डिक्शनरी लिख चुका है। अब हमें इसमें देखना है, इसको वर्णमाला के क्रम के अनुसार लिखना है। तो वर्णमाला में सबसे पहले आता है हमारे पास ए, क्या आएगा ए, उसको लिखेंगे पहले क्रम पर। ए के बाद हमारे पास आता है सी, सी आ गया यहाँ। सी के बाद आएगा हमारे पास डी, ठीक है, डी आ गया। डी के बाद आएगा आई, एक आई आ गया हमारे पास यहाँ, फिर एक और आई, एक आई आ गया हमारे पास यहाँ। आई के बाद हमारे पास आएगा एन, क्या आएगा एन। एन के बाद आएगा हमारे पास ओ आ गया। ओ के बाद आएगा हमारे पास आर, ठीक है, और आर के बाद आएगा हमारे पास टी, क्या आएगा टी, और टी के बाद आएगा हमारे पास वाई। इस तरीके से हमने वर्णमाला के अनुसार लिख लिए हैं। अब देखना है हमारे किन अक्षरों ने क्रम नहीं बदला है, यानी कि कितने अक्षर ऐसे हैं जो ऊपर भी वही पोजीशन पर है और नीचे भी सेम पोजीशन पर है। तो पहला अक्षर तो हमें दिखाई दे रहा है, ए ने अपना बदल दिया, सी ने बदल दिया, डी ने बदल दिया, इस आई ने बदल दिया, एक इस वाले आई ने अपना स्थान नहीं बदला है। इस आई के बाद एक हमारा है बाई, बाई ने अपना स्थान नहीं बदला। तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, तो हम कह सकते हैं 2, केवल 2 अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। 2 हमारे ऑप्शन नंबर 4 में है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, LH3 RN21 से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार JF5 PL35 से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए ZV6 निम्न में से किससे संबंधित है। तो अब हम देखते हैं यहाँ L और H3 हमारा किससे संबंधित है, RN21 से, ठीक है। उसी प्रकार JF5 किससे संबंधित है, PL35 से। तो फिर हमारा ZV6 किससे संबंधित होगा। हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ हमारा 3 है, यहाँ 21 है। 3 का इंटू 7 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 21, 5 का इंटू 7 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 35। तो फिर 6 का इंटू 7 करेंगे तो सबसे पहले तो यहाँ आ गया हमारे पास 42, ठीक है, 42 निकल के आ गया। अब हम देखेंगे 42 हमारे एक में है या 2 में है। 42 इसमें 24 है, 45 है, 45 है और 42 है। 42 केवल और केवल हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 में है, यानी कि ऑप्शन 4 में है। एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में, तो फिर हम उसको टिक कर देंगे। एफ और बी को चेक नहीं करेंगे क्योंकि वो फिर हमारा ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। इस तरीके से हम अपना टाइम बचाएंगे। अब बात करेंगे हम अगले और अंतिम प्रश्न की। अगला और अंतिम प्रश्न है हमारा, दी गई आकृति में कितने अर्धवृत्त हैं, ठीक है। अर्धवृत्त का मतलब हाफ सर्कल, ठीक है। सबसे पहले तो हम देखेंगे सर्कल हमारा क्या होता है। सर्कल हमारा गोला होता है, एक गोला है ना वो हमारा सर्कल होता है। और अर्धवृत्त क्या होता है हमारा, अर्धवृत्त हमारा बनता है इस तरीके से, यानी कि इसमें बीच में लाइन खींच देंगे तो हमारा अर्धवृत्त हो गया। वृत्त 2 भागों में बट गया। अब हमें देखना है कि इसमें कितने अर्धवृत्त बन रहे हैं। तो सबसे पहला तो अर्धवृत्त बन रहा है हमारे पास 1, ठीक है। उसके बाद दूसरा बन रहा है 2, फिर तीसरा बन गया हमारे पास 3, चौथा 4 हो गए। 4 अर्धवृत्त तो आ गए हमारे पास यहाँ, 4 अर्धवृत्त आ गए हमारे पास इधर से। अब चूंकि यहाँ क्या है, अब हम और देखेंगे और अर्धवृत्त कहाँ निकल कर आ रहे हैं। एक अर्धवृत्त हो जाएगा हमारे पास ए वाला 5
और एक हो जाएगा हमारे पास 6। ठीक है, इसी प्रकार एक आ जाएगा ये वाला 7 और एक आ जाएगा इधर वाला 8। इस तरीके से इसमें कुल कितने अर्धवृत्त हो गए? 8। 8 हमारा ऑप्शन नंबर 2 में है, तो फिर ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से हमें इसमें चेक करना है कुल अर्धवृत्तों की संख्या कितनी है। कुल अर्धवृत्तों की संख्या है 8। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आया है तो कमेंट के माध्यम से हमको बताइए, हम आपको वो प्रश्न दोबारा से और अच्छे तरीके से समझाएंगे। हमारी यही कोशिश है कि आप अच्छे से समझें इसको और आपको पेपर में कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आता है तो आप अपना प्रश्न हमें कमेंट में बताएं। हम कोई भी प्रश्न होगा रीजनिंग का तो वो उसका उत्तर आपको हम देंगे। ठीक है, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए।